वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका टाइटल है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, यानी नवीनीकरणीय और गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इसका महत्व और साथ ही साथ हम इसमें कितने प्रकार के रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रिन्यूएबल मतलब रिसोर्स या संसाधन क्या होता है। तो जो भी हमको प्राकृतिक ने दिया है, चाहे वो हवा हो, पानी हो, भूमि हो, जो भी हम सीधे तौर से पर्यावरण से प्राप्त कर रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें संसाधन के अंतर्गत आती हैं। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि वो संसाधन को किस तरीके से हम नवीनीकरणीय और गैर नवीनीकरणीय में विभाजित करते हैं और इसका मतलब क्या है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं कि नवीनीकरणीय संसाधन या रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें, नवीनीकरणीय संसाधन को क्लीन एनर्जी यानी ऐसा संसाधन जो साफ़ सुथरा है। साफ़ सुथरा कहने का मतलब यह है कि जो पर्यावरण को दूषित नहीं करता, उसके उपयोग करने से हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहता है, किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव हमारे पर्यावरण पर नहीं पड़ता। ठीक है, ये ऐसे संसाधन हैं जो हम इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कभी ख़त्म नहीं होगा, जब तक ये पृथ्वी है तब तक हमको ये जो ऊर्जा है, ये संसाधन हमको प्राप्त होते रहेंगे और इसको हम बना सकते हैं। मतलब जैसे सौर की जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उससे हम विद्युत बनाते हैं, तो हम बार बार उसको बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको उसका भंडारण करने की ज़रूरत है, उसका हम बार बार ऐसी ऊर्जा को बना सकते हैं और ये ऊर्जा ऐसी है जो कभी ख़त्म भी नहीं होगी। ठीक है, तो बार बार उपयोग में लाने वाले इस प्रकार के संसाधन को हम नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी इंग्लिश में भी सेम कंसेप्ट लिखा है कि इसको, जैसे हमने क्लीन एनर्जी इसलिए बोला कि साफ़ सुथरी ऊर्जा क्यों है, क्योंकि ये पर्यावरण को दूषित नहीं करती, किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता पर्यावरण पे या पर्यावरण में रहने वाले किसी भी प्रकार के घटक पर इस ऊर्जा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वह जीव जंतु हों, पशु पक्षी हों, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, और ये सीधे तौर पे ऐसी ऊर्जा है जो हमको प्राकृतिक रूप से मिल रही है, पर्यावरण हमको दे रहा है और कॉन्स्टेंटली हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब आज ऊर्जा बनाए हम कल भी हम ऊर्जा बना सकते हैं, यानी कंटिन्यूसली प्रोसेस हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नवीनीकरणीय संसाधन। अब आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो ऐसे संसाधन जो एक बार उपयोग होने के पर नष्ट हो जाएंगे तथा उनका नवीनीकरण ना हो पाएगा, उसको गैर नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसी ऊर्जा है जो अभी तो हमारे पास है, हम ऐसे संसाधन को उपयोग में ला रहे हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, प्राकृतिक गैस जिसको हम बोलते हैं। अभी तो हम इसका उपयोग कर रहे हैं, पर एक समय आएगा जब इसका ये पृथ्वी पर नहीं रहेगा। हम इसकी पूरी खपत करने के बाद हमारे पास इसके नहीं बचेगा हमारे पास। और सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम तुरंत इसको प्राप्त नहीं कर सकते, पुनः प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि पेट्रोलियम जितने भी प्रकार के जो हमको प्राकृतिक जो संसाधन ये हैं, कोयला, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस, ये लाखों वर्ष लगते हैं बनने में और ये बहुत अलग अलग तरह के भौगोलिक और प्रक्रियाएं होती हैं। जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होता है पृथ्वी के लिथोस्फीयर में, तब जाकर इस प्रकार का संसाधन का निर्माण होता है। तो ऐसे संसाधन का निर्माण लाखों वर्ष में होता है, तो ये अगर एक बार ख़त्म हो गया तो हमको वापस प्राप्त करना आसान नहीं होगा। तो इस प्रकार के संसाधन को हम गैर नवीनीकरणीय या नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो वही नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर ओनली अवेलेबल लिमिटेड अमाउंट एंड टेक अ लॉन्ग टाइम टू रिप्लेनिश, यानी उसको प्राप्त करने के लिए हमको वापस से बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो अब हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या हैं। तो जैसे आप सामने की इमेज देख पा रहे हैं, एक तरफ रिन्यूएबल है, मैं स्क्रीन बड़ा कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सोलर, बायोमास, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल, विंड, ये सारी जो ऊर्जा है ये किस कैटेगरी में आती है? रिन्यूएबल, यानी ये ऊर्जा हमको बार बार प्राप्त हो सकती है, ये कभी ख़त्म नहीं होंगी। पृथ्वी जब तक है तब तक ये ऊर्जा हमको प्राप्त होगी। साथ ही साथ ये ऐसी ऊर्जा है जो कि पर्यावरण को भी दूषित नहीं करती, हमारा पर्यावरण पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। अब आते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, यानी गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन कौन सा है? तो ऑयल, कोल यानी कोयला,
तेल हो गया, तो यहाँ उसके बाद नेचुरल गैस, प्राकृतिक रूप से हमको जो मीथेन या हाइड्रोकार्बन्स प्राप्त होते हैं वो सब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आते हैं। न्यूक्लियर यानी जो हम नाभिकीय विखंडन के द्वारा जो हम रेडियोधर्मी तत्वों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे थोरियम हो गया, पोलोनियम होगा, रेडियम हो गया, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त कर सकें। तो ये सब गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक है, तो अब आपको सिलेबस में डिटेल में इन सब के बारे में पढ़ना है कि ये सोलर ऊर्जा, जैसे अभी हमने बात करी कि रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रकार हैं, तो कितने प्रकार हैं, तो जो आपके सिलेबस में हम उसकी बात कर लेते हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल, बायोमास, ये कुछ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के उदाहरण हैं। हम एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या है, ये हम इसके लाभ क्या हैं और हानियाँ क्या हैं। आज के लिए अभी इतना जान लीजिए कि रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रकार हैं वो ये हैं: सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और बायोमास एनर्जी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नवीनीकरणीय ऊर्जा क्यों हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है और हमको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों देना चाहिए। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं कि ये इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में हमको मदद करती है, किसी भी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं करती, क्लीन सोर्स है। ठीक है, ये परमानेंट हम बोल सकते हैं एक अस्थायी स्रोत है, क्योंकि जब तक ये पृथ्वी है तब तक हमको ये सारी ऊर्जाएं, चाहे वो सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ये सब प्राप्त होती रहेगी। तो इसलिए उसको हम बोल सकते हैं कि परमानेंट रिसोर्स है, सोर्स है हमारे लिए भी आज के समय में। चूँकि आप विश्व भर में इस चीज़ को बहुत समझा जा रहा है आसानी से कि चूँकि ये पर्यावरण को सुरक्षित रखने में कारगर है, तो हम क्यों ना रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को ज़्यादा बढ़ावा दें। तो जितनी ज़्यादा बढ़ावा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को दी जाएगी, उतनी ज़्यादा नई तकनीक और पद्धति का चलन आएगा और नए नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही आपको बता दूं, चूँकि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आज नॉन रिन्यूएबल, जैसे हम कोल की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें, तो जिस रफ्तार से हम इसकी खपत करें, एक समय में इसकी क्या है, इसकी जो उपलब्धता है उसमें कमी आएगी। और उपलब्धता में या अवेलेबिलिटी की बात करें, अगर कमी आती है तो उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, तो जो कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको बिगाड़ सकती है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि चूँकि पर्यावरण पर को कोई बुरा प्रभाव नहीं डालती, अनुकूल है, इन्वायरमेंट के इको फ्रेंडली है, तो उसका अगर सीधे तौर पे हम स्वास्थ्य की बात करें तो ये किसी भी प्रकार से मनुष्य को हो, पशु पक्षी हो या जीव जंतु पे किसी भी प्रकार से उसकी सेहत को पर नुकसान नहीं पहुंचाती है, ऐसी ऊर्जा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्यों इसको, मतलब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को हमको क्यों हटा देना चाहिए और उसकी जगह पर हम नवीनीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल क्यों करें। तो उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डिटेल में आपसे बात कर लेती हूँ। यद्यपि तेल, प्राकृतिक गैस और कोयला प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु जिस खतरनाक दर से इनका उपयोग किया जा रहा है उससे ये स्पष्ट है कि एक दिन वह अवश्य ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने बात करी कि अभी हम इसका उपयोग कर पा रहे, पर कुछ समय के बाद जब हमारे पास ये अवेलेबल नहीं होगा तो हमको तब उस समय हमको ऐसे स्रोत की ज़रूरत है जो हमको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो उसके लिए हमको चाहिए कि हम पहले से ही रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर अपनी निर्भरता बढ़ा दें, ताकि हमको जब हमारे पास ये स्रोत ख़त्म हो जाए तो भी हमको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसे अल्पकाल में पुनः प्राप्त करना भी संभव नहीं। जैसे हमने बात करी कि लाखों वर्ष लगते हैं कोयला, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस को बनने में, तो वो आसान नहीं होगा कि हमको तुरंत क्षण भर में या कुछ समय के बाद ही हमको ये प्राप्त हो जाए। तो ज़रूरी है कि हम इसका भंडारण अभी से रखना चालू करें ताकि भविष्य में भी ये हमारे पास मौजूद रहें। ठीक है, जीवाश्म ईंधन से ग्रीन हाउस गैसें जैसे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि का उत्सर्जन होता है, जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। अब आपको बता दूं कि पेट्रोल, डीजल या कोयले को जब हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर के डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड अत्यधिक मात्रा में निकलता है।
तो ये जब वायुमंडल में पहुंचते हैं तो उनका ये करते क्या है कि जो भी सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं उसको वापस जाने नहीं देती, बल्कि पृथ्वी पर ही ट्रैप करती है, जिसके वजह से जो तापमान है पृथ्वी का वो बढ़ रहा है। तो जितनी ज़्यादा मात्रा में हम जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा मात्रा में इस प्रकार के गैसों का उत्सर्जन बढ़ता जाएगा, और वैसे ही तापमान भी उसी रफ्तार से पृथ्वी की बढ़ेगी, तो जिससे ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये होता है कि जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो जो ध्रुवीय क्षेत्र में जो बर्फ़ हैं, ग्लेशियर हैं, हिमखंड है, वो पिघल कर समुद्र में आ मिलेंगे, और जिससे समुद्र का जो तल है जिसको हम सी लेवल बोलते हैं वो बढ़ने लगेगा। तो जितने तटीय इलाके हैं सबसे पहले जलमग्न हो जाएंगे, और इसी तरीके से पृथ्वी पर जीवन संकट में आ जाएगा। ठीक है। जीवाश्म ईंधन के निष्कर्षण के लिए कुछ क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन को खतरे में डाल दिया है। इसके अलावा कोयला खनन ने कई खदान श्रमिकों जीवन को खतरे में डाला हुआ है। आपको बता कि जब हम ये जो जीवाश्म ईंधन का जब खनन किया जाता है तो बड़े बड़े माइंस में गहराई से खोद कर इस कोयला को निकाला जाता है। उसे पेट्रोलियम की हम बात करें तो बहुत गहराई में पाइप्स की माइनिंग की जाती है, तब जाके हमको इस प्रकार का जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। तो इस एक तरीके से मनुष्य उसको प्राप्त करने के लिए अपना जीवन संकट में डालता है, जो कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में ऐसा नहीं है। ठीक है। वर्तमान में जीवाश्म ईंधन का निष्कर्षण भी काफ़ी महंगी प्रक्रिया हो गई, जिसके कारण इसकी कीमत में काफ़ी असर पड़ा है। जैसे कि अभी ने बात करी कि जैसे जैसे हम कोयले या बाकी जीवाश्म ईंधन की खपत करें उतनी मात्रा में हमको उसका खनन भी करना है, तो जो तकनीक लगाई जाती है वो बहुत महंगी पड़ती है कि हमको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ये जीवाश्म ईंधन प्राप्त हो, तो जिसका सीधा असर उसकी कीमत पे पड़ती है। आपके लिए एक सिंपल सा उदाहरण दूँ, अगर हम 5-6 साल पहले की बात करें तो आप पेट्रोल डीजल 50 से 60 रुपए के रेट में खरीदते थे, आज 80 से 90 के बीच में खरीद रहे हैं। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ी से ये जीवाश्म ईंधन के जो कीमत है वो बढ़ रही है। ठीक है। अब जैसे हमने ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो उसका भी ज़्यादा असर सीधे तौर पे इस पर्यावरण पर पड़ रहा है। उसके बाद जीवाश्म ईंधन के रख रखाव में भी काफ़ी खर्चा आता है। कोयले की बात करें, खनन करने के बाद हमको बहुत जगह बड़ा सरफेस चाहिए ताकि हम उसको रख सकें। अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो कुछ गैसोलीन जैसे पेट्रोलियम उसको हम खुले में नहीं रख सकते, उसको हमको कंटेनर में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि खुले में रखने से वो आग पकड़ेगा तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो जीवाश्म ईंधन को रखने के लिए भी हमको अत्यधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं, रख रखाव में भी अत्यधिक खर्चा आता है, जिसका सीधे तौर पे इन जीवाश्म ईंधन की कीमत को बढ़ाने में योगदान होता है। चलिए अब हम लोग बात कर रहे थे किस प्रकार से भारत में रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है, कैसी कैसी योजनाएं चल रही हैं ताकि हमारा देश भी उन देशों के साथ शामिल हो सके जहां पर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर निर्भरता बढ़ाई जा रही है और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को रिसोर्स के रूप में रखा जा रहा है, ताकि फ्यूचर में भी हम उसका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, क्योंकि ये पर्यावरण के रूप में के भी नज़रिए से सुरक्षित रहेगा। तो स्वच्छ पृथ्वी के प्रति जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए भारत ने संकल्प लिया है कि वह 2030 तक बिजली उत्पादन की हमारी 40% स्थापित क्षमता ऊर्जा के स्वच्छ स्रोत पर आधारित हो। जैसे कि अब तक हमारे देश में 60 से 70% की अगर हम बात करें तो हम लोग जो ऊर्जा विद्युत प्राप्त करते हैं वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से हमारे वातावरण कितना प्रकार से दूषित हो रहा है और कितना ज़्यादा हमारे ऊपर आर्थिक बोझ है, आप ये इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये जो निर्भरता है उसको नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी तो उसको कम करें और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ की तरफ बढ़ाएं। तो वैसी कई योजनाएं चल रही हैं, जिसमें एक ये है कि 2030 तक हम अपनी ये जो निर्भरता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ 40% बढ़ा दें। ठीक है, साथ ही साथ 2022 तक का ये मतलब भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम 175 गीगावाट की नवीनीकरणीय ऊर्जा
क्षमता स्थापित करेंगे, मतलब नए नए जगह पे सेटअप लगाएंगे, जिसमें कि सौर ऊर्जा से हमको 100 गीगावाट की ऊर्जा प्राप्त होगी, पवन ऊर्जा से 7 गीगावाट, बायो पावर से 10 गीगावाट और छोटी पन बिजली परियोजनाओं से 5 गीगावाट तक की हमको ऊर्जा प्राप्त होगी। तो ये बहुत लंबा समय नहीं है, अगले 2 साल में हमारे पास इतनी ज़्यादा क्षमता होगी। ऐसे नए नए जगह पर ये इस तरीके की तकनीक लगाए जाएंगे ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से प्राप्त हो सके। ठीक है, अब तक 2018 की अगर हम की तरफ बात करें, जो अब तक का जो डाटा है हमारे पास, उसे ये बताता है कि हम तापीय ऊर्जा यानी थर्मल पावर जो स्टेशन जितने हैं उस पर हम लगभग 64% निर्भर करते हैं, जिसमें नाभिकीय ऊर्जा 1.95% है और पन बिजली की 13.09% और नवीनीकरणीय ऊर्जा सिर्फ 21% का हम इस्तेमाल करते हैं। यानी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के हम परसेंटेज की बात करें तो सिर्फ हमारे पास 21% है, जिस हमको जल्द से जल्द बढ़ाना है ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो सके और जो हमारे पास जो भंडारण है वो भी नॉन रिन्यूएबल सोर्स का वो भी सुरक्षित हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।